नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उपयोगी में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं भाजपा नेता विनीत शुक्ला जी। हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिनके लिए हमने सोचा कि विनीत शुक्ला जी काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो विनीत शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही जी, कम समय में धन्यवाद। आपने हमारे इनविटेशन को स्वीकार कर लिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जी, तो जी, तो विनीत जी, अब हम अपने प्रश्नों का जो चक्र है वो शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है आपके साथ, वह यह है कि क्या कभी आपने योगी आदित्यनाथ जी के साथ चाय पर चर्चा की है? क्योंकि भाजपा तो जनता के साथ चाय पर चर्चा करती है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उसके पहले चाय पर चर्चा करते थे। लेकिन क्या भाजपा उत्तर प्रदेश में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने प्रवक्ताओं के साथ क्या कभी चाय पर चर्चा करते हैं कोई निर्णय लेने के पहले? क्योंकि ऐसा देखिए, विपक्ष जो है ना, सरकार का आईना होता है। और विपक्ष इस बात को बार बार उठाता है कि योगी जी मनमानी करते हैं। अब दिल्ली में बड़े सरकार हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हैं, तो क्या वो आपकी बातों को सुनते हैं? इस पर हम आपका जवाब चाहते हैं। देखिए तरुण जी, सबसे पहले जय श्री राम। और जय श्री राम। जी, दूसरे आज शहजादा दिवस, शहीद दिवस है। इस पर हम गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के बलिदान दिवस के अवसर पर हम उनको नमन करते हैं। आगे इस चर्चा को शुरू करते हैं। तरुण जी, जैसा कि आपने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से या प्रवक्ताओं से या आम नागरिक से मिलते हैं या उनके साथ बैठते हैं, तो ये सवाल ही विपक्ष का या किसी भी व्यक्ति का बेईमानी है। क्योंकि सबसे सुलभ, सबसे सरल, सबसे सौम्य और सबसे उपयोगी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार लोगों से संपर्क में रहते हैं। जनता के बीच चाहे संवाद हो, बीच में स्थापित करना हो, या कार्यकर्ताओं के बीच संवाद स्थापित करना हो, या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच संवाद स्थापित करना हो, या पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच बैठना हो, डे बाय डे, प्रतिदिन जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम सबके साथ चर्चा होती है, हम लोगों से राय मशवरा होता है। दिन भर में 24 घंटे में एक बार। वैसे आप देखते हैं कि कितने मेहनती हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे नॉर्मल रहा हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का लगातार जो विकास की योजनाएं हैं, उनके लिए किस तरीके से तत्परता दिखाई पड़ती है। जमीन पर उतर करके लगातार कार्य करते हैं, प्रदेश कार्यालय से हमेशा संपर्क में रहते हैं, संगठन से संपर्क में रहते हैं। चाहे वो प्रवक्ताओं की बात करें, चाय पीने की बात आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास में भी कई बार लोगों को बुला करके साथ में बैठकर चर्चा करते हैं। खुद स्वयं भी पार्टी कार्यालय पर आकर के लोगों को बुला करके और साथ में बैठते हैं, उनसे राय मशवरा करते हैं। तो ये विपक्ष के पास, चूंकि उन लोगों के पास यही मुद्दे थे। श्रीमान अखिलेश यादव जी अपने पिता से नहीं मिलते थे, अपने चाचा की बात नहीं सुनते थे, अपने सीनियर लोगों की नहीं बात सुनते थे। तो ये स्थिति उन लोगों की हुआ करती थी जो मनमानी, एरोगेंसी से भरे हुए लोग थे, चाहे वो बसपा शासन काल रहा हो, चाहे वो सपा शासन काल रहा हो। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज 2017 में जब से चुने गए हैं, तब से लेकर के लगातार जनता के लिए सुलभ है। जनता दरबार लगाना हो, आप सब ने देखा है कि जनता के बेहद करीब रहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और हम सब कार्यकर्ताओं की पूरी चिंता करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए ये सवाल तो विपक्ष का बेईमानी है। मैं कहता हूं सबसे सरल, सबसे सुलभ और सबसे उपयोगी अगर कोई मुख्यमंत्री है तो हमारे मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। धन्यवाद विनीत जी, हमारे प्रश्न का जवाब देने के लिए। अभी तो पहले ये विपक्ष बोलता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज तो मंदिर बन रहा है, लेकिन अयोध्या में मंदिर बनने के बाद आपकी और क्या क्या योजनाएं हैं सरकार की? देखिए तरुण जी, जो लोग लटकाने, भटकाने और अटकाने में विश्वास करते हैं, ऐसे लोग इस तरीके की भाषा बोल सकते हैं। क्योंकि उन्होंने वर्षों तक
कांग्रेस शासनकाल, लगातार कोर्ट में अपने वकील खड़े करना, इधर राज्य में जो छोटी पार्टियां इनकी सरकार आई, इन लोगों ने क्या किया, राम भक्तों पर गोली चलाई, राम को अछूत मानते रहे। क्या कारण था कि बसपा, सपा या अन्य दल, कांग्रेस, सभी लोग भगवान राम, जो इस राष्ट्र के ही नहीं पूरे विश्व के देवता हैं, कण कण में बसने वाले हैं राम, उन्हीं से मुक्ति मिलती है, ये सबको पता है। इसके बावजूद उनको अछूत मान करके किसी ने कुछ कहा कि वहां राम मंदिर की जगह ये बन जाना चाहिए, किसी ने शौचालय कहा, किसी ने कुछ कहा। इस तरीके की निचले स्तर की राजनीति करके इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना प्रभु श्री राम के लिए। और आज भारतीय जनता पार्टी जब से इस मामले की शुरुआत हुई है, तब से प्रभु राम लला के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी उसमें संघर्ष करती रही। तमाम हमारे पूर्वज, हमारे आप सबके पूर्वज इसमें बलिदान दिया है। आज तब जाके हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भूमि पूजन होता है। तो हमने तारीख भी बताई है, हमने भूमि पूजन भी कर दिया है, और देखते ही देखते भव्य और दिव्य राम मंदिर बनके तैयार होगा, जो विश्व में एक अनोखा दृश्य होगा। और डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें, चाहे वो फैजाबाद जिला था, उसको एक जिला बना करके अयोध्या धाम करना हो, या परिक्रमा मार्ग का डेवलपमेंट, जिस परिक्रमा को सपा शासन काल में रोक दिया जाता था, सन्यासियों पर लाठियां चलाई जाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लोगों का, चाहे आम नागरिक हो या साधु सन्यासी हो, व्यापारी हो, युवा हो, किसान हो, बहन बेटियां हो, सभी को सुरक्षित रखते हुए, सभी को स्वस्थ रखते हुए सभी का ध्यान रखा जा रहा है, और सामाजिक समरसता के हिसाब से वहां पर काम हो रहे हैं। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तमाम एयरपोर्ट की वहां पर स्थापना, स्टेशन आप अयोध्या का देखिए कितना बेहतर, साफ सफाई स्वच्छता के मामले में कितना बेहतर हो रहा है। आगे आने वाले समय में कितना सुंदर अयोध्या का रेलवे स्टेशन बनके तैयार होगा। तो बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ जो हमारे कॉरिडोर बन रहे हैं, जो रामलला का भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसके आसपास डेवलपमेंट या अयोध्या के अंदर विकास को लेकर के तमाम पर्यटन के हिसाब से वहां पर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। तो लोगों को उसमें रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। साथ साथ वहां पर हॉस्पिटल, महाराजा दशरथ भगवान श्री राम के जो पिता थे, उनके नाम से बन के तैयार हुआ है। आज वहां पर ओपीडी की बात हो या स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, बेहतर की गई हैं। सरकार लगातार वहां पर काम कर रही है। क्या पुरानी सरकारों में इस तरीके से काम नहीं कर सकते थे? लेकिन इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए रामलला से माला तो जपेंगे, बाहर बाहर नाटक तो करेंगे कि हम भी टीका लगाते हैं, कभी टोपी लगा लेते हैं। कुछ ऐसे बहुरुपया ब्रांड हैं तरुण जी, आप देखते होंगे कि कहीं रुद्राक्ष की माला, कहीं क्रिश्चियन की माला, कहीं टोपी पहन लेते हैं। अब तो मजबूर हो गए हैं ये लोग प्रभु राम का नाम लेने के लिए। जो राम को काल्पनिक कहते थे, राम सेतु है ही नहीं, ऐसी बातें करने वाले लोग आज राम को स्वीकार करने पर मजबूर हुए हैं और हिंदुओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। न हिंदू समाज को और राम भक्तों को अछूत मानने वाले पार्टी के लोग आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, टेंपल रन कर रहे हैं। ऐसे बहुरुपया ब्रांडों को उत्तर प्रदेश की जनता पहचानती है। कौन राम भक्त है, कौन असली राम भक्त है, कौन उनके लिए त्याग तप कर रहा है। ऐसे हमारे आदरणीय मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आपने देखा, क्या इससे पहले रामलीला इस तरीके से होती थी? पुष्प वर्षा होती थी? जिस तरीके से वहां पर हेलीकॉप्टर से रामलला का अभिषेक होता है, रामलला आते हैं, प्रभु राम और सीता और लक्ष्मण जी और हनुमान जी का वहां पर आगमन होता है, उन पर पुष्प वर्षा होती है, उनका माल्यार्पण होता है, उनको टीका लगा करके उनकी आरती और वंदन किया जाता है। ये सब कुछ अगर संभव हो पाया है तो भाजपा की सरकार में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो पाया है। अभी आपने दीपावली पे देखा, विश्व का रिकॉर्ड जिस तरीके से बनता चला जा रहा है। पिछले बार जितने दिया जलाए गए थे, उससे ज्यादा कीर्तिमान स्थापित करने का काम इस बार दिवाली में हुआ है। आपने देखा किस तरीके से सरयू नदी का डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी साफ सफाई की चिंता, जल का
आगमन जो है ढंग से सुचारू रूप से हो सके, उसके लिए कैसे व्यवस्था की जा रही है। तो सरयू के किनारे किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा। वही सरयू क्या रक्त रंजित हुआ करती थी, राम भक्तों के खून से नहलाई हुई रहती थी सपा शासन काल में। क्या उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ये भूल जाएगी कि राम भक्तों के खून से नहाई हुई सरयू दिखाई पड़ती थी। आज उसी सरयू का पानी स्वच्छ और निर्मल है, सभी जाकर के उसमें स्नान कर सकते हैं और आज पुष्प की वर्षा हो रही है। ऐसा मनोरम दृश्य अयोध्या का अगर किसी ने बनाया है तो हमारी भाजपा की सरकार आदरणीय मोदी जी के इच्छा के अनुरूप आदरणीय योगी जी ने धरातल पर उतारा है। इसलिए हमें गर्व है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री हमें आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मिले हैं। हम उनको साधुवाद देना चाहेंगे। जिस तरीके से आम जनमानस का ध्यान रखते हुए वहां पर पर्यटक स्थल का डेवलपमेंट हो रहा है, निश्चित ही आने वाले समय में धर्म की भी विजय होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हम संस्कृत को भी बचाएंगे, हम स्वास्थ्य की भी चिंता करेंगे, हम रोजगार की भी चिंता करेंगे, हम किसानों की भी चिंता कर रहे हैं, हम विकास की भी अन्य योजनाओं को भी वहां पर धरातल पर उतार करके आम नागरिक को सुख सुविधा दे रहे हैं। जी जी, ठीक है विनीत जी, उत्सव और त्योहार तो आप लोग मनाते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए आपने रामलला की मंदिर तो बना दिया, अब कृष्ण भगवान जी का मंदिर भी बनाना चाहते हैं आप, लेकिन एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो विकास के लिए आपका क्या योजना है। मुख्यतः जनता जो है वो पूजा पाठ के साथ साथ विकास को भी महत्व देती है, तो इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या कदम होंगे अगर भाजपा सत्ता में आती है तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आने वाली है, इसमें कोई संदेह होने की जरूरत नहीं। जनता ही 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया था और 2022 में भी जनता ने विश्वास जताया है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की विकास करने की नीति में। तो हमारी सोच ईमानदार है और काम दमदार है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बहन बेटियों की सुरक्षा हो, व्यापारियों की सुरक्षा हो, किसानों की सुरक्षा हो, युवाओं की सुरक्षा हो, आम नागरिक की सुरक्षा हो, 24 करोड़ जनता की सुरक्षा का एहसास कराने वाले आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बता दिया है कि माफिया राज, गुंडा राज, अपराधवाद और अपहरणकर्ता और आतंकवादी का कोई स्थान उत्तर प्रदेश की भूमि पर नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी ने इस तरीके का कुचक्र रचने की कोशिश करेगा तो उसका सर कुचलने का काम किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात होगी, विकास की बात होगी, लोगों को रोजगार से जोड़ने की बात होगी। आपने देखा तरुण जी कि किस तरीके से कोरोना महामारी रही, पूरे विश्व में ऐसी महामारी रही और उत्तर प्रदेश ने बेहतर कदम उठाए उस पे। हमारे पास 70 सालों में एक टेस्टिंग लैब हुआ करता था, आज हमारे पास 300 से ज्यादा टेस्टिंग लैब हैं, लाखों पीपीई किट बन रहे हैं, हम आत्मनिर्भर हुए हैं। हम सैनिटाइजर उत्तर प्रदेश के अंदर इतना उपलब्धता हमारी बढ़ी, हम आत्मनिर्भर हुए, हम अन्य राज्यों को भी दे पा रहे हैं, बाहर भी दे पा रहे हैं। तो ये सारे विकास के कार्य लगातार चल रहे हैं। हम सुरक्षा की दृष्टि से करें, अभी आपने देखा कल डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल का यहां पर बनाने के लिए किया है, तो उसमें भी तमाम लोग जुड़ेंगे। हम 4 एक्सप्रेसवे तैयार कर चुके हैं, 5 एक्सप्रेसवे की बात करें और उत्तर प्रदेश के अंदर पहले 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे 70 सालों के अंदर, और आज हमारे पास 35 मेडिकल कॉलेज हैं और 15-16 पर काम चल रहा है और प्रत्येक जिले में हम मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 8 अन्य एयरपोर्ट की व्यवस्था की गई है और नए आगामी समय में जेवर एयरपोर्ट हो, जो बड़ा विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तैयार होने जा रहा है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर चहुमुखी विकास। नोएडा के अंदर लोग कहते थे कि इन्वेस्टमेंट का जो मीट हुई थी उसमें क्या आया, लोगों को धरातल पर दिखाई नहीं पड़ता था, क्योंकि वो लोग सिर्फ हवाई योजनाएं बनाते थे। विपक्ष के हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम चंद्रमा पर भी हमने उद्घाटन किया है, यहां भी उद्घाटन किया है, लेके कैंची और फीता घूमते रहते हैं, लेकिन हकीकत में जनता जानती है कि किसने काम किया है डेवलपमेंट का। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज देखिए,
हवाई पट्टी उस पे किस तरीके से बेहतरीन कार्य किए गए हैं। आज पूर्वांचल तक यहाँ से गाजियाबाद से और बलिया अगर जाना हो तो लखनऊ होते हुए, और अगर बलिया जाना है तो किस तरीके से सुगम मार्ग की व्यवस्था की गई है। ये सारे डेवलपमेंट और गंगा एक्सप्रेसवे, डिफेंस एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तमाम एक्सप्रेसवे का जाल आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। खड्डा मुक्त सड़क देने का काम किया है, 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। आप कह रहे हैं कि रोजगार की बात, मैं बता रहा हूं पलायन गांव से रुका है। पहले क्या था, सपा शासन काल में इंडस्ट्रियल एरिया कानपुर व्यापारियों का एरिया था और वहां पर सिर्फ जनरेटर की आवाज और धुआं से लोग त्रस्त रहते थे। व्यापारी मजबूर होता था कि राजधानी लखनऊ चले तो शायद थोड़ा लाइट मिल जाएगी। पहले हफ्ता वाइज जो है डिसाइड था कि आज इस हफ्ते में यहां लाइट आएगी, इस हफ्ते में यहां लाइट आएगी। जहां अंधेरा शुरू होता था वो उत्तर प्रदेश की पहचान थी। जहां अपहरणकर्ता दिखाई पड़ते थे वो उत्तर प्रदेश की पहचान थी। जहां बलात्कारियों को कहा जाता था कि इनसे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, ऐसी पहचान बना रखा था। आज उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है तो उजाले प्रदेश की, उत्तम प्रदेश की बनी है, और अपराधवाद, माफियावाद, गुंडावाद, परिवारवाद, जातिवाद सबको छोड़ करके आज विकासवाद की राजनीति की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ चला है। हम हर हाथ में रोजगार देने की तरफ बढ़े हैं। हम 6 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ा है। हमने सरकारी नौकरी में अगर पारदर्शिता के साथ भर्ती की है, कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी की लिस्ट जारी हुई और किसी को घूस पड़ी हो। पहले क्या होता था, एक लिस्ट सैफई से आती थी, एक चाचा उनके दिल्ली से भेजते थे, अलग अलग जिलों से उनके चाचा बैठा करते थे, पुरानी सरकार के चाचा, वो उनको लिस्ट भेजते थे। उसके बाद नौकरी में किस तरीके से घालमेल होता था, एक जाति को केंद्रित करके वो लोग नौकरी में भर्ती करते थे, लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी के साथ जात या धर्म पंथ पूछ करके उसको रोजगार से जोड़ा गया या उसको लोन दिया गया। आज आप देखिए कोरोना महामारी में रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार हमने उपलब्ध कराए, उनको भी बिना ब्याज का जो है लोन दिया है। आज 60 करोड़ लोगों को एमएसएमई सेक्टर में जोड़ा गया। तमाम जनधन खाते के माध्यम, जिन जनधन खातों का मजाक उड़ाते थे लोग, आज उन्हीं जनधन खातों में सीधे ट्रांसफर हो रहा है। किसान सम्मान निधि का पैसा, डायरेक्ट बेनिफिट किसानों को मिल रहा है। पेंशन की बात करें, सपा शासन काल में 300 रुपया पेंशन थी, हमारी सरकार बनते ही 500 किया गया, आज 1000 कर दिया गया है। तो डेवलपमेंट के लगातार कार्य हुए। मेट्रो को कहते हैं कि हमने मेट्रो चलाया, सपाइयों ने पूरा परिवार, सैफई परिवार जो कुनबा था 35-40 लोगों का, जो लाल बत्ती से सुशोभित हुआ करता था, वो मेट्रो के अंदर बैठता है और एयरपोर्ट से और यार्ड में जहां से गाड़ी का साफ सफाई होती है, जहां पर उसकी सर्विस होती है, उतनी ही मेट्रो चलती है। और उसके बाद कहते हैं जिसमें 70% पैसा केंद्र सरकार का था। माननीय राजनाथ सिंह यहाँ पे सांसद थे, उनके द्वारा यहाँ पर उसकी व्यवस्था की गई। इसके बावजूद राज्य सरकार ने जल्दबाजी में फीता काट लिया, परिवार के साथ मिलकर के फोटो खिंचा ली और जनता को समर्पित नहीं किया। लेकिन 2017 में भाजपा की सरकार बनी, हमारे मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, उन्होंने तेजी से विकास का कार्य किया और मेट्रो को चला करके अपने गंतव्य स्थान मुंशी पुलिया तक चलाने का कार्य किया। लखनऊ के अंदर लगातार ओवरब्रिज का आप जाम की समस्या बनी रहती थी। आपने देखा था कि 2017 में 2 युवा लड़के आए थे, एक कांग्रेस के युवराज थे और एक सपा के युवराज थे। उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, क्या स्थिति रही? तारों का जाल, बिजली के तार के जाल हटाते हुए फोटो वायरल हुई थी। किस तरीके का मकर जाल उन्होंने फैला रखा था। बिजली नहीं आती थी, लोग तार पे कपड़े सुखाते थे, कहते थे जब बिजली आती नहीं तो इसी पे कपड़े सुखाइए। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी। आज पहचान बनी है डेवलपमेंट की। आज 24 घंटे बिजली, 20 घंटे गांव में बिजली। आज बच्चे गांव में रोजगार से जुड़े हैं क्योंकि गांव में बिजली उपलब्ध हो रही है, उनका पलायन रुका है। शिक्षा की दृष्टि में हम बात करें, हमने सांस्कृतिक शिक्षा की भी बात की है। हमने लोगों के हाथ में आज 1 करोड़ बच्चों को टैबलेट देने की बात की, उसकी शुरुआत कर दी है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। आपने देखा अटल बिहारी स्टेडियम के अंदर जिस तरीके से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को संदेश दिया। करोड़ों युवा स्टेडियम के अंदर, जिस तरीके से भीड़ जनमानस आपने देखा है और जो उत्साह युवाओं के अंदर दिखा है,
किसानों के बच्चे या साधारण परिवार के बच्चे, इसमें किसी के साथ जात पंथ मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। उन बच्चों को लैपटॉप और ये टैबलेट देने का काम किया जा रहा है, जिससे वो आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सकें, चाहे वो डिग्री सेक्शन के हों, चाहे इंटर सेक्शन के हों, अच्छे बच्चे डेवलपमेंट उनका हो सके, वो विकास की तरफ बढ़ सके। ऐसी शिक्षा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आपको बता दें, गरीब बच्चों की उनकी पढ़ाई के लिए, उनके जन्म के बाद, बच्चियों के जन्म के बाद, उनके जन्म से लेकर के उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके स्वास्थ्य की चिंता, और साथ ही साथ हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब कन्याओं के विवाह करा करके उनकी विदाई तक की भी चिंता की है। तो ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ही किया है। 2 लाख से ज्यादा गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह करा करके ये बता दिया है कि अब कोई गरीब की बेटी इसलिए इंतजार नहीं करेगी कि उसके पास पैसा नहीं है। उसकी सारी चिंता हमारी सरकार करने वाली है और किया है। इसलिए आज जनता विश्वास करती है, बहन बेटियां सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। पहले क्या आता था, बरेली से एक घटना आती थी कि बच्चियां स्कूल जा रही हैं, तो उनको वो कहती थी कि बच्चे रास्ते में छेड़ते हैं, और उनको कहा जाता था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। उनको संरक्षण प्राप्त था सत्ता का। आज कोई नहीं कह सकता कि सत्ता के संरक्षण में कोई इस तरीके का कार्य करेगा। आज 1090 हो या सखी हो या शक्ति, हमारी जो महिला शक्ति की वैन चल रही है, उनको आप देख लीजिए, एक नंबर डायल करने पर तुरंत पहुंचती है 5 मिनट के अंदर पुलिस। और ऐसे सोहदों पर, ऐसे लव जिहाद फैलाने वालों पर, ऐसे लोगों पर सख्ती से सरकार हमारी निपट रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियों को छेड़ने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं, या तो फांसी पर चढ़ाने का काम किया जा रहा है। सरकार लगातार तमाम चौमुखी विकास कर रही है। एक तरफ हम सांस्कृतिक विरासत को भी बचाने का काम कर रहे हैं, एक तरफ लोगों को स्वदेशी जागरण के माध्यम से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि स्वदेशी अपनी जो खाद की है, जो जैविक खाद से जैविक उपज, जैविक फसलों का हम उपज करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि उन सब्जियां हैं, फल हैं और जो हमारी फसलें हैं वो बेहतर हों। लोगों की स्वास्थ्य की चिंता की जा रही है उसमें। जब हम जैविक खेती से जुड़ेंगे तो बेहतर हमारा स्वास्थ्य रहेगा। हम यूरिया डीएपी की बात करते थे, लोग लाठियां किसान खाते थे सपा शासन काल में, उन पर लाठियां बरसाई जाती थी। बड़े बड़े स्टोरेज बना करके माफिया लोग अपने पास इकट्ठा करते थे। उसके बाद वो बिचौलिए जो है किस तरीके से किसानों का शोषण करते थे, किसान पत्र और उन सब पे किस तरीके से लोगों को फंसा करके उनको परेशानी पैदा करते थे। आज हमारी सरकार ने खाद की उपलब्धता लोगों तक पहुंचाई है। बिजली हम दे रहे हैं, किसानों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं। उनको पानी की व्यवस्था, नहरों में पानी सूखे पड़े रहते थे नहर, आज हम नहरों में पानी पहुंचा करके किसानों की व्यवस्था कर रहे हैं। एक तरफ उनकी उपज बढ़ा रहे हैं। जी विनीत जी, यहाँ पे मैं आपको रुकना चाहूंगा, क्योंकि जी आपने किसानों की बात की है। तो जी जी मेरा एक प्रश्न है जो मेरे मतलब कि टीम के लोगों ने पूछा है और वो आपसे जानना चाहते हैं। आपने किसानों की बात की, जाहिर सी बात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान बहुतायत में हैं, और एक बात जो निकल के सामने आ रही है कि आपने गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया है। विनीत जी, मैं भी एक किसान परिवार से हूं, और मान लीजिए हमारे घर में भी गन्ने की खेती होती है, चावल की खेती होती है, गेहूं की भी खेती होती है, और साल के अंत में हम उसको बेच देते हैं। मान लीजिए आप 1 साल तक हमारा भुगतान न करें तो हमारे परिवार का क्या होगा? सेम यही बातें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं। अब ये कितना सही है, कितना गलत है, वो तो आप ही बताएंगे। देखिए तरुण जी, ये विपक्ष का जो मुद्दे हैं इस तरीके के, अभी आपने देखा किसानों के कंधे पर बैठ करके किस तरीके से राजनीति लोगों ने की, हमारे तिरंगे का अपमान किया, जा करके किस तरीके से उसमें उपद्रव किया, उपद्रवी उसमें शामिल हो गए और किसान आंदोलन को किस तरीके से भटका दिया, अटका दिया। किसानों के हित में लाए गए बिल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब किसानों के उनकी चिंता की थी। लघु सीमांत जो किसान थे, सबसे पहली बैठक में हमारी सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी किया उत्तर प्रदेश के अंदर। पहले किसानों के, गन्ना किसानों का पैसा सफाई के नाच गाने में लुटाया जाता था, लंदन से बग्घी मंगाने के लिए किया जाता था, बड़े बड़े केक काटे जाते थे, बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट किए जाते थे सफाई के अंदर। आज और उनका बकाया जो था लगभग 76,000 करोड़ रुपया,
जो पुरानी सरकारों का बकाया था वो अदा करके, साथ साथ आपको बता दें पुरानी सरकारों का सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1.5 लाख करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान किया, जो अब तक का सर्वाधिक भुगतान किया गया है। मानता हूं कि थोड़ा बहुत जो भुगतान की बात लोग कह रहे हैं, निश्चित ही ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस तरीके से गन्ना किसानों के लिए व्यवस्था की है, 119 चीनी मिल, तरुण जी, जो औने पौने दाम में दलालों के माध्यम से जो मुख्यमंत्री आवास में डीलिंग करके पुरानी सरकारों में बेच दिए गए थे, उन सभी चीनी मिलों को चलाने का काम किया गया है, चाहे वो रमाला चीनी मिल हो या पूर्वांचल का चीनी मिल हो। तमाम ऐसे चीनी मिल थे जो बसपा और सपा शासन काल में बेच दिए गए थे, बंद पड़े हुए थे, मशीनों में जंग लग रही थी। आज उन सभी कारखानों की पेराई की क्षमता बढ़ाई गई, जो चल रहे थे उनकी क्षमता बढ़ाई गई। साथ साथ 119 चीनी मिल आज काम कर रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं, और जब तक किसानों का गन्ना नहीं ले लिया जाएगा तब तक सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी किसानों का गन्ना लेने का काम किया जाएगा। उसमें बिचौलियों की समाप्ति की गई है, बिचौलियों को हटाया गया है। आज हमने 1.5 लाख करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान किया है, जो पुरानी सरकारों में हमने आपको बताया कि किस तरीके से बंदर बांट होता था पैसे को लेकर के। आज हमारी सरकार ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है कि कौन किस बिरादरी का है या कौन कहां का है, किस एरिया का है। हमने सबके साथ, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ और सबके प्रयास के साथ हमने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है। देश के अंदर आदरणीय मोदी जी कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल भी किसी के साथ जात पंथ मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सबके साथ विकास से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, बिना भेदभाव के साथ किया जा रहा है। लोगों को रोजगार से जोड़ना है, किसानों को उनकी कृषि से उनकी उपज बढ़ाने के साथ साथ उनकी फसल का एमएसपी पर अगर हम बात करें 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराने के लिए 60 लाख मीट्रिक टन जो हमारी सरकार का लक्ष्य था, जो पुरानी सरकारों में इतनी खरीद नहीं की गई होगी एमएसपी पे, चाहे वो दाल, दलहन और धान की बात करें या गेहूं की खरीद की बात करें, हमने सबसे ज्यादा सर्वाधिक खरीद की है एमएसपी पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में सबसे ज्यादा खरीद हुई है। लेकिन वहीं विपक्ष के लोग, सिर्फ उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है तरुण जी, ये जान लीजिए, चाहे वो किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र हों, उनकी क्या स्थिति रही है, वो सिर्फ पिछलग्गू बन के दूसरे नेताओं के पीछे घूम रहे हैं। चाहे वो चौधरी अजीत सिंह जी थे और या उनके पुत्र हैं। लगातार आप देख रहे हैं, उनके पिता ने कहा था कि जहां दिखे सपा का झंडा समझ लीजिए बैठा गुंडा, और आज उन्हीं के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं किसी तरीके से एक आध सीट आ जाए। और मैं आपको बता दूं कि श्रीमान अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि 22 में 22 साइकिल, तो 22 में 22 साइकिल ही आने वाली हैं। 47 थी, 47 से 22 पर अगर न सिमट जाए तो मैं कहता हूं आप देख लीजिएगा, जनता का ये विश्वास है। मैं जनता के विश्वास पे कह रहा हूं, क्योंकि जनता डेवलपमेंट देख रही। मैं गांव गांव जाता हूं, मैं प्रभारी हूं रायबरेली के अंदर विधानसभा का। मैं जाता हूं गांव के अंदर, गांव गरीब किसान के लोग मिलते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से हमारे मुखिया ने लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। व्यापारियों का अपहरण हुआ करता था, आज व्यापारी का अपहरण नहीं हो रहा है। किसान आज सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है, उसको सारी चीजें सुलभ मिल रही हैं, गरीबों को आवास मिल रहे हैं। 42 लाख आवास उत्तर प्रदेश के अंदर दिए गए। आगे आने वाले समय में 2022 में जो लोग रह गए हैं उनको भी हमारी सरकार देने जा रही है। लगातार उनको आवास उपलब्ध कराना, उनको बिजली उपलब्ध कराना, उनको पानी, हर घर नल की योजना को ला करके। बुंदेलखंड की क्या समस्या थी, पानी की समस्या, पुरानी 70 वर्षों तक सरकारें जिनकी भी रही, जिन लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, न पानी की, न बिजली की किसी प्रकार की, और न किसानों की किसी प्रकार की चिंता नहीं की। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से हर घर जल की व्यवस्था करने का काम किया है, आप देखिएगा 2022 में लगातार लोगों को जल की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, बिजली की उपलब्धता कराई जा रही है, लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए जिस तरीके से बुंदेलखंड का विकास होगा आप देखिएगा। और आपको बता दें, अभी चाहे वो खिलाड़ियों की बात करें या हम महापुरुषों की बात करें, देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे महापुरुष थे जिनके नाम पर आज हम विद्यालय राजा महेंद्र सिंह के नाम से कॉलेज बनाया है।
अभी मेजर ध्यानचंद जी के नाम से बन के तैयार हो रहा है कॉलेज, उसका अभी उद्घाटन होने वाला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। और अभी जैसा आपको बताया, प्रभु श्री राम की नगरी में उनके पिता के नाम से, राजा दशरथ जी के नाम से बना है। गोरखपुर में एम्स तैयार है, रायबरेली के अंदर जहां पर दशकों तक कांग्रेस की सीट रही, अब की बार भी कांग्रेस की सीट रही, सिंगल सीट। इसके बाद भी वहां की जो कांग्रेस की अध्यक्षा है पलट के नहीं जाती हैं। कोरोना महामारी इतनी बड़ी रही, लेकिन कांग्रेस की सांसद या कांग्रेस का कोई भी नेता रायबरेली के अंदर नजर नहीं आया। जनता कहती है कि हमारे साथ छलावा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। और आपको बता दें कि रायबरेली की जनता अब ये मन बना चुकी है कि 6 की 6 सीटें जो विधानसभा की हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और साथ साथ आगामी 2024 में आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। जैसे अमेठी से श्रीमान राहुल गांधी जी को वायनाड भागना पड़ा है, सोनिया गांधी जी को भी रायबरेली छोड़ कर भागना पड़ेगा, क्योंकि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की विकास की आंधी अब रायबरेली ही नहीं, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गाजीपुर तक दिखाई पड़ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर विकास के सहयोगी और उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि उत्तर प्रदेश के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ही हैं उपयोगी। जी जी विनीत जी, काफी अच्छा जवाब दिया आपने। हालांकि अपराध पर तो आपने काबू पा लिया है, ऐसा जनता का कहना है। हमारी टीम ने काफी फीडबैक लिया तो हमने ये सुना कि अपराध पर योगी आदित्यनाथ जी काफी सफल रहे हैं। और बाकी अभी तो आप नेताओं को भी भगा रहे हैं, अपराधियों को भगाने के साथ साथ अब आप बोल रहे थे कि रायबरेली की सीट भी सोनिया गांधी छोड़कर भाग जाएंगी। खैर, लेकिन एक जो ज्वलंत मुद्दा है विनीत जी, वो रोजगार का है। अभी हाल ही में जो टीईटी की परीक्षा हुई थी उसमें नकल माफिया जो भी किए हो, है ना, परीक्षा तो रद्द हो गई, लेकिन उन युवाओं का क्या होगा जो सरकारी रोजगार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, सालों भर मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप उनको शहर में भेजकर पढ़ाते हैं। हर महीने आपको भी पता होगा कितना पैसा घर से जाता है, एक किसान के घर से या एक सामान्य परिवार के घर से। हम लोग भी बाहर रह के पढ़े हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि रोजगार को आपको मैनिफेस्टो में शामिल करना चाहिए, उसको लेकर व्यापक कदम उठाना चाहिए? आखिर जो रोजगार अभी रद्द हुए हैं, आपकी सरकार उस पर क्या कदम उठा रही है और आगे क्या करेगी? देखिए तरुण जी, निश्चित ही आपने जैसे बताया कि टीईटी परीक्षा की बात, टीईटी परीक्षा का आपको क्या लगता है कि सपा शासन काल होता तो यही भ्रष्ट अधिकारी जो उनकी मानसिकता के लोग, कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो दिन रात उनका एक ही सपना है कि कैसे माल बनाया जाए, कैसे लूट की जाए, ऐसे लोगों पर सख्ती की गई है। तमाम देखिए हैं कि लोगों को रिटायरमेंट दिए गए क्योंकि वो नकारा लोग थे, नकारा अफसर ऐसे थे। ऐसे तमाम पुलिस विभाग के चाहे हों, चाहे अन्य विभागों में बैठे हुए ऐसे अफसर जो यहाँ पर कुंडली मार के बैठे हुए थे, दसियों साल से यहाँ पर बने हुए हैं, सपा बसपा शासन काल में सिर्फ धन उगाही का काम करते थे। ऐसे तमाम भ्रष्ट अधिकारियों पे, ऐसे नकारा अधिकारियों पे कार्रवाई करके हमारी सरकार ने बताया कि हम पारदर्शिता चाहते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति हम चाहते हैं। कहीं पर भी कोई भी अपराध इस तरीके का होता, आर्थिक अपराध हो, इस तरीके का भ्रष्टाचार हो, आप देखें चाहे वो रिवर फ्रंट घोटाले हो या डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर घोटाले हो या किसी भी विभाग के अंदर घोटाले करने वालों की लिस्ट बड़ी बड़ी हुआ करती थी। आज हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसे दोषी लोगों पर कार्रवाई की है। तो निश्चित ही ये हमारी सरकार में ही संभव है। अगर टीटी परीक्षा को लेकर के उसको बाधित करने का काम किया जा रहा था तो हमारी सरकार ने तत्परता से उस पर कार्रवाई की। हाँ, छात्रों की चिंता भी की गई, उनको निःशुल्क भेजने का काम किया गया। मैं कहता हूं कोचिंग की बात है, अभी सरकार ने जो योजना चलाई थी उसमें कोचिंग, उनको निःशुल्क कोचिंग देने का काम किया जा रहा है बच्चों को। निचले स्तर पर आप बता दें बेसिक पढ़ाई में उनको स्वेटर, मोजा, पढ़ाई, किताब, बच्चों की आने जाने की तमाम चिंता हमारी सरकार कर रही है, तमाम सुविधाएं दे रही है बेसिक शिक्षा को। और बेसिक शिक्षा के साथ साथ बड़े जो इंटर सेक्शन के हैं या डिग्री सेक्शन के हैं उनके लिए भी चिंता की गई, उनकी कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। और आगामी जब टीईटी परीक्षा का पहले से उनको डेट बताई जाएगी और उनके आने जाने की भी चिंता की जाएगी, उनको 1 रुपए का खर्चा उनके अभिभावकों को या उन बच्चों को नहीं उठाना पड़ेगा। हम उन बच्चों को
साफ सुथरी शिक्षा देना चाहते हैं, ना कि योग्य बच्चों को दरकिनार करके हम अयोग्य बच्चों को, जिस तरीके से पुरानी सरकारों में होता था कि सत्ता के संरक्षण में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी उन लोगों को बना देते थे जो लोग अयोग्य होते थे। ऐसे डॉक्टर बना दिए जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनको डॉक्टर बना दिया गया। ऐसे ऐसे लोग पद पे बैठाल दिए गए। शिक्षा में बता दें आपको, ऐसे ऐसे लोगों को टीचर बना दिया गया जिनको एबीसीडी नहीं आती, जिनको छोटी सी वर्णमाला तक नहीं पता है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऐसे लोगों को बना दिया गया। आज हमारी सरकार में ये कोई नहीं कह सकता कि ट्रांसफर के लिए कोई लिस्ट आती है। जिनको जहां पर है, अगर आपको रोजगार, आपको नौकरी मिली है तो आपको काम करना होगा, समय पर पहुंचना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा। इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, हमारी सरकार ने उसको सख्ती से लागू किया। मैं मानता हूं तरुण जी कि यहां पर ऐसा जाल, मकड़ जाल फैला हुआ था सरकारी तंत्र के अंदर, जो पुरानी सरकार के संरक्षण में ऐसे अधिकारी, अभी भी भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, और जो भी इस मानसिकता के हैं या तो सुधर जाएं या फिर ये तैयारी कर लें कि वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अगर इस तरीके की कार्रवाई करेंगे तो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और अपराध की बात जहां तक की आपने, 1800 करोड़, 1800 से 2000 करोड़ की लगभग संपत्ति जो सत्ता के संरक्षण में बैठे हुए माफिया अर्जित करते थे, बड़े बड़े माफिया, अतीक अहमद जिनकी दहशत चलती थी, मुख्तार अंसारी जिनकी क्या हालत थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को जंगल राज की तरफ खींच दिया था, बड़े बड़े अपहरण, व्यापारियों से लूट, लोगों की, गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करना, गरीब किसानों की, गरीब व्यापारियों की, आम आदमी की जमीनों पर कब्जा कर लेना। आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और आज वो करा रहे हैं, और उनकी जमीनों को मुक्त करा करके हमारी सरकार ने गरीबों के आवास बनाने के लिए समर्पित किया है। आप देख लीजिए प्रयागराज के अंदर जो अतीक अहमद ने जिस तरीके से बड़े बड़े भवन बना रखे थे, बड़े बड़े मार्केट बना रखे थे, गरीबों की जमीन कब्जा करके, आज उनको बुलडोजर चला करके उनको तोड़ करके जमींदोज किया गया है, और उन पर गरीबों के आवास बना करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों को समर्पित करने के लिए कार्य किया है। तो इस तरीके से हमने ये दहशतगर्दी, जो अपहरण करता थे, जो बलात्कार में लिप्त रहते थे, तमाम ऐसे अपराध में, जो छोटे बड़े अपराध में लिप्त रहते थे, बड़े बड़े 119 करीब जो है इससे ज्यादा लोगों के इनकाउंटर हुए, जो बड़े बड़े अपराध में वांछित लोग थे, ऐसे ऐसे मोस्ट वांटेड लोगों के इनकाउंटर हुए हैं। और लगातार पुलिस को इस बात की, मैं कहता हूं कि बिल्कुल छूट है, अगर अपराध करने वाले के साथ अगर व्यवहार, अगर उनके साथ सख्ती नहीं बरती जाएगी तो फिर उत्तर प्रदेश को जंगल राज की तरफ खींचने का काम करेंगे। लेकिन उनको पता है कि उत्तर प्रदेश का चाल चलन अब बदल चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, अब न सपा न बसपा न हाथ, उत्तर प्रदेश में सिर्फ आदित्यनाथ जी हैं और उनकी सरकार है। और उन्होंने ये स्पष्ट संदेश दिया है अपराधी और माफियाओं को कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी करने वालों की जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी, या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं या ऊपर चले गए हैं। यहां पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको क्या हश्र होगा, ये सभी ने देखा है। आज चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बता दें, कहीं पर भी आप देखिए सुरक्षा का ऐसा, रात के 12 बजे तक बहन बेटियां नौकरी में जा रही हैं। आप कहीं पर भी उठा के देख लीजिए, किसी भी जिले में चले जाइए, दूरस्थ जिले में चले जाइए, डेवलपमेंट की योजनाएं धरातल पर पहुंची हैं। हमारी पार्टी का, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का लक्ष्य था अंत्योदय। हमने अंतिम पंक्ति तक, अंतिम पायदान में खड़े हुए व्यक्ति को पहली पायदान में लाने का कार्य किया है, उसको, उसके उत्थान करके, उसको विकास की तरफ ला करके उसको बढ़ाया है। हमने लगातार कार्य किए हैं। यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। आपने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को तो आगे लाया है, लेकिन जो व्यक्ति आगे की पंक्ति में खड़ा है उस पर आप बुलडोजर चला दे रहे हैं। अब पता नहीं, बाबा बुलडोजर बोलते हैं अखिलेश यादव जी, अब कहीं उनको ये डर तो नहीं सता रहा कि बाबा का बुलडोजर कहीं उनपे भी ना चला दें आप लोग। अतीक अहमद पे चला दिए, मुख्तार अंसारी पे चला दिए, और भी कई लोगों पे चला दिया आपने। अब कहीं ये बाबा का बुलडोजर घूमते घूमते कहीं उनके दरवाजे पर तो नहीं चला जाएगा? देखिए, आपने देखा है कि जिस तरीके से जब ईडी का छापा पड़ता है, तमाम ऐसे जो अकूत संपत्ति, अवैध अकूत संपत्ति जो इकट्ठा कर रखी थी, उन पर पड़ता है, तो श्रीमान अखिलेश यादव जी विचलित हो जाते हैं।
और बयान देने लगते हैं। छटपटाहट बताती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इसलिए ईडी तक अगर इत्र की खुशबू पहुंच गई है तो ये निश्चित बताता है कि कहीं ना कहीं घालमेल है। मशीनें गर्म हो जा रही हैं। आप सोचिए, गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा किस तरीके से लूट करके सत्ता के संरक्षण में इन लोगों के पास इकट्ठा था। आज 300-300 करोड़ 400-400 करोड़ रुपया निकल रहा है इन लोगों के पास से में, और ये लोग इत्र बांटते हैं। इत्र की खुशबू नहीं आ रही, इत्र में से गंध आ रही, समाजवादी पार्टी की बदबू आ रही है, समाजवादी पार्टी की गंध उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। अब भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद और इन सब से ऊपर उठ करके सिर्फ विकासवाद की राजनीति में विश्वास करती है। उनको उत्तर प्रदेश में विकास करने वाला मुखिया मिल चुका है। उनको विश्वास हो चुका है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज में कि अगर कोई विकास कर सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी कर सकते हैं। अगर सुरक्षा दे सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। अगर जनता के गाड़ी कमाई का पैसा लूटने वाले अगर नहीं सुधरे तो वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, जैसे पीयूष जैन कल जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। ऐसे सत्ता में पुरानी सरकारों में 2017 से बैठने वाले लूटने वाले लोगों को डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बुलडोजर उस तरफ घूम करके पहुंच जाए और हम भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएं। इसलिए वो लोग बेचैनी में, बौखलाहट में उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, अमर्यादित बयान दे रहे हैं। उनको ये नहीं पता पिता तुल्य मोदी जी को जिस तरीके से काशी में कॉरिडोर, भव्य और दिव्य काशी का निर्माण हुआ है, काशी का डेवलपमेंट आप जाके देखिए तरुण जी। कोई भी व्यक्ति जो आज 7-8 साल पहले जाता था, किस तरीके से उसको दुख होता था कि गलियों में कचरा भरा रहता था, जाने की जगह नहीं होती थी। आज जिस तरीके से काशी बाबा विश्वनाथ का डेवलपमेंट हुआ है, वहां खाली काशी विश्वनाथ जी का मंदिर ही डेवलप नहीं हुआ, वहां पर तमाम ऐसी रुद्राज जैसी बिल्डिंग, एयरपोर्ट, कनेक्टिविटी, रोड का आप देख लीजिए, सड़क की कनेक्टिविटी देख लीजिए, तमाम पर्यटन स्थल, तमाम व्यवस्थाएं, और आज गंगा का जल इतना साफ सुथरा है, स्वच्छ जल मिल रहा है, पेयजल, जिसका आचमन भी तमाम लोग जाकर के अपने पाप को तार रहे हैं। जिन्होंने उस गंगा को मैला करने का काम किया था, आज वही लोग जा करके उसमें आचमन कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको शर्म नहीं आती। वो किस तरीके की भाषा का, क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे हैं, उनकी पार्टी के संस्कार ऐसे हैं कि उन्होंने पिता से जब जबरदस्ती साइकिल और सत्ता कब्जा कर ली, उन्होंने पार्टी कब्जा कर ली, अपने पिता को कुर्सी से धक्का दे करके अपने चाचा का अपमान किया। उन्होंने अपने परिवार के सबको दरकिनार करके सिर्फ सत्ता के लोभ में अपने को स्थापित करने के लिए श्रीमान अखिलेश यादव जी ने ये सब कार्य किए हैं। ऐसे सत्ता के अहंकारी, सत्ता लोभी ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता पहचान चुकी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके रेड अलर्ट है लाल टोपी को लेकर के। जनता जानती है कि ये लाल टोपी वाले क्या करते थे, ये सिर्फ लूट करते थे, अपराध करते थे, गुंडों को बढ़ावा देते थे, बहन बेटियों की सुरक्षा में नुकसान पहुंचाते थे। सुरक्षा को लेकर के एक चुनौती बनी हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। आज उत्तर प्रदेश में माफिया राज, गुंडा राज, परिवारवाद, जातिवाद सबको पीछे छोड़ करके हम विकास की तरफ बढ़ चुके हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं तरुण जी। और निश्चित ही 2022 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ जनता ही सरकार बनाने जा रही है, पुनः योगी जी में विश्वास करके। जी, आपने इत्र व्यवसायी पीयूष जैन जी के बारे में बोला। हमने तो सुना है उनका समाजवादी पार्टी से कुछ लेना देना है नहीं, भाजपा जानबूझ के उनको लपेट रही है। देखिए तरुण जी, ये सारे भ्रष्टाचारी, देखिए एक तरफ कितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं सत्ता पाने के लिए। किस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में फिर से अराजकता, गुंडाई और भ्रष्टाचार फैला सकें, इसके लिए तमाम ऐसे दल जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो दिल्ली में बैठी हुई। आप सब ने देखा है इन सबके कारनामे। उत्तर प्रदेश कारनामों का प्रदेश अब नहीं रहा है।
अब कार्य करने वालों का प्रदेश रहा है, अब विकास करने वालों का प्रदेश बन चुका है। अब कारनामों वाली सरकार नहीं आने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश अब डेवलपमेंट के नाम से जाना जाएगा, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने वाला उत्तर प्रदेश जाना जाएगा और जगमगाता हुआ उत्तर प्रदेश जाना जाएगा। अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की तरफ बढ़ चुका है और नंबर 1 उत्तर प्रदेश होगा पूरे देश के अंदर। विश्व में आज उसकी पहचान बन चुकी है। आज विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पदचिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमें मुखिया मिले हैं, हमें गर्व है कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं। हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को ऐसे मुख्यमंत्री का मिलना हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन्होंने हमारी विरासत को, हमारी सांस्कृतिक विरासत की बात करें, उसको संजोने का काम किया है। जिस तरीके से हम सबका विकास की तरफ हमको ले चले हैं, हम ऐसे मुखिया को साधुवाद देते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। खैर विनीत जी, काफी अच्छा जवाब दिया आपने। अभी कुछ दिन पहले शिशिर चतुर्वेदी जी भी हमारे चैनल से जुड़े थे। उन्होंने बाबा के बुलडोजर पर हमसे काफी विस्तार में चर्चा की। उन्होंने बोला कि बुलडोजर विकास पे भी चलता है और जिन लोगों ने बहुत ज्यादा विकास कर लिया है उन पे भी चलता है। खैर, अब तो ये जनता को तय करना है कि वो बाबा के बुलडोजर वाले विकास पर बैठती है या नहीं बैठती है, ये तो जनता का फैसला है। खैर, हमने आपसे सारे सवालों का जवाब लिया और आपने बड़ी ही तन्मयता के साथ, बड़े ही सौहार्दपूर्वक आपने सारे प्रश्नों का जवाब भी दिया है, काफी विस्तार में। इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे चैनल पर साक्षात्कार के लिए जुड़ने के लिए विनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे आपसे फिर चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। जय जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।